हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल अहिरवार। आप सभी का स्वागत है मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपका ये पार्ट 3 रहेगा वेल्डर ट्रेड का। और ये क्वेश्चन वेल्डर आईटीआई के वेल्डर ट्रेड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में वे सभी विद्यार्थी जो टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं मैकेनिकल ब्रांचेस से उनके लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको इसी टाइप की वीडियो सेंड करता रहूँगा, जिसके लिए आपको यदि देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लिंक को शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 वेल्डर ट्रेड का। पहला क्वेश्चन है, क्षैतिज स्थिति में वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा 70 डिग्री से 80 डिग्री के बीच में, है ना। जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो क्षैतिज स्थिति मतलब यदि हम जो आड़ी स्थिति है ना, लेटी हुई स्थिति, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल स्थिति में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का कोण कितना होना चाहिए? तो 70 से 80 डिग्री के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3.15 मिलीमीटर मोटी दीवार के साथ 50 मिलीमीटर व्यास वाली पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, इसका आकार होना चाहिए 7 mm का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का उद्देश्य क्या होता है? तो वेल्ड केबल के लपेटते दोस्तों, तो इसका आंसर आता है आर्क बलों में नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑन या रन ऑफ करने का उद्देश्य क्या होता है? तो रन ऑन और रन ऑफ क्यों किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्क के झटके का नियंत्रण। ये आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रुप जॉइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रित किया जाता है? चुंबकीय पुल रखकर किस नियंत्रण दूर करते हैं? तो दोस्तों, उसका आंसर आएगा आर्क का झटका। इसके उसमें आर्क का झटका ना लगे, उसको नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में आपको क्या दोष लगता है? हाँ दोस्तों, ये चित्र दिया गया है और जो यहाँ पे ये एरो का चिन्ह दे रखा है, यहाँ हमें बताना है कि यहाँ पे हमें कौन सा दोष दिख रहा है। तो देखो जो दोस्तों, इसको एक बार ध्यान से देख लेना कि ये डीसी वेल्डिंग मशीन है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पे क्या दोष मिल रहा है जॉब इलेक्ट्रोड के मध्य। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों कि आर्क का झटका। क्या हो रहा है यहाँ पे? आर्क का झटका लग रहा है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से जॉइंट फ्लेट समूह के अंतर्गत आते हैं? कौन से जॉइंट फ्लेट समूह के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों, इसका आंसर आएगा टी जॉइंट, लेप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट या एज जॉइंट, यानी कि ऑप्शन डी। ये जितने भी जॉइंट होते हैं ये सब आते हैं फ्लेट जॉइंट के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि रूट की लंबाई प्लेट की मोटाई से 1/6 कम है, ठीक है, तो क्या होगा? यदि रूट की लंबाई प्लेट की मोटाई से 1/6 कम है तो क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा बेस मेटल जॉइंट के तल पर फ्यूज नहीं होगा, है ना, ऑप्शन डी। कि बेस मेटल के जॉइंट के तल तक फ्यूज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? वह आर्क कौन सी है जो कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? तो आंसर आएगा दोस्तों इसका लघु आर्क की लंबाई। जो लघु आर्क की लंबाई होती है कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पेटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाता है? स्पेटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि सामान्य आर्क की लंबाई। ठीक है, तो समान आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है? यदि आप डीसी वेल्डिंग मशीन चला रहे हैं और उसमें गलत ध्रुवता आ रही है तो उसका संकेत क्या होता है? तो दोस्तों, इसका संकेत होता है कि अतिरिक्त स्पेटर और खराब पेनिट्रेशन, यानी कि ऑप्शन सी, अतिरिक्त स्पेक्ट्रम और खराब पेनिट्रेशन। अगला क्वेश्चन है, आप वेल्ड के अंत में बने डिप्रेशन का नाम कैसे देते हैं? है ना, जब हम करते हैं उसका अंत में जो डिप्रेशन बनता है उसका नाम कैसे दिया जाता है? तो दोस्तों, उसका आंसर उसको कहते हैं हम क्रेटर। ठीक है, यानी ऑप्शन बी, क्रेटर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड अधिक गर्म हो जाता है, सॉरी, क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए चुंबकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव होता है? तो ये जो चित्र दे रखा है दोस्तों, इसमें जो चुंबकीय प्रभाव है उसका क्या, चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बताना हमें इस डायग्राम में। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन देखते हैं तो इसका आंसर आएगा कि आर्क इसके मूल पथ से भटक जाता है ना, आर्क इसके मूल पथ से भटक जाता है। देखिए, हम चित्र देखते हैं तो ये जो आर्क है इसके मूल पथ से भटक जाता है वो,
ठीक है, ये जो चुंबकीय बल दिखा रहा है F2 F3 है ना, ये फिर जो आर्क है वो भटक जाता है। भटक जाता मतलब आर्क उस पथ से अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्क वेल्डिंग में उपकरण को AC से DC में बदलने का उपकरण कौन सा है। हम जब आर्क वेल्डिंग करते हैं तो जो उपकरण होता है उसको AC से DC में बदलने का उपकरण बदलने का दोष कौन सा दोष होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आर्क ब्लो, यानी ऑप्शन ए। आर्क ब्लो से हम AC से DC में बदलने का दोष कहलाता है आर्क ब्लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाप वेल्डिंग में 3.15 मिलीमीटर व्यास MF इलेक्ट्रोड के लिए करंट सीमा क्या होती है। जब हम चाप वेल्डिंग करते हैं तो उसमें 3.15 mm की वेल्डिंग करते हैं तो उसके लिए करंट सीमा क्या होनी चाहिए। तो करंट सीमा होनी चाहिए लगभग 100 से 110 एम्पियर की, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बीट का नाम क्या है। एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बीट का नाम, तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्टड एंड, ऑप्शन सी, स्टड एंड। अगला क्वेश्चन है माइल्ड स्टील पाइप के कितने समूह होते हैं। जो MF जिसे कहते हैं ना MF, उस MF पाइप के कितने समूह होते हैं। तो दोस्तों समूह उस पाइप के 2 समूह होते हैं, ऑप्शन ए। एक पाइप को कैसे निर्देशित किया जाता है। निर्देशित मतलब उसको स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है पाइप का। तो दोस्तों पाइप कैसे किया जाता है, उसको बाहरी डायमीटर और आंतरिक डायमीटर और उसकी लंबाई से, है ना। तो उसको बाहरी डायमीटर आएगा, आंतरिक डायमीटर आएगा और उसकी लंबाई आएगी, जिससे हम पाइप का स्पेसिफिकेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 मिलीमीटर मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेवल कोण क्या होना चाहिए। दोस्तों 30 से 35 डिग्री बेवल कोण होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रोड पर तांबा कोटेड का उद्देश्य क्या है। जब हम तांबा कोटेड करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। तो उसका उद्देश्य एक ही होता है तांबे कोटेड का कि जंग रोधक, यानी कि जंग नहीं लगती। ठीक है, जंग रोधक के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दिखाए गए वेल्ड जॉइंट में दोष क्या है। अब वेल्ड जॉइंट दिखाया गया आपको, यहाँ पे इसका दोष बताना कि इसमें क्या दोष है। तो दोस्तों इसका आंसर है पेनिट्रेशन की कमी, यानी कि ऑप्शन डी, पेनिट्रेशन की कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड 6 दोष के अधीन किया जाता है ना। वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड 6 दोष के अधीन किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर आएगा स्टेनलेस स्टील, यानी कि ऑप्शन डी इसको। अगला क्वेश्चन, कच्चा लोहा, निंदनीय लोहा और तांबे की कास्ट वेल्डिंग के लिए कौन सी फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है। कच्चा लोहा या फिर निंदनीय लोहा या फिर तांबे की कास्ट वेल्डिंग के लिए कौन सी फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फिलर रॉड का नाम पूछा है तो इसका ऑप्शन आएगा तांबा जस्ता निकल फिलर रॉड का, यानी कि ऑप्शन डी। जब हम उन धातु की वेल्डिंग करेंगे तो उसमें तांबा या जस्ता या निकल फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BE5426HJX में AWS कोडिफिकेशन का तीसरा अंक क्या दर्शाता है। तो दोस्तों इसका तीसरा अंक दर्शाता है तन्य शक्ति का प्रकार। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आंखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों हाथ की स्क्रीन, ग्राइंडिंग का चश्मा या हेलमेट रंग के चश्मे। तो दोस्तों आंसर आएगा रंग सी, ऑप्शन सी, रंग के चश्मे का। रंग के चश्मा मतलब काला चश्मा होता है जिसे हम बोलते हैं रंग का चश्मा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिलीन गैस का क्या संयोजन है। एसिटिलीन गैस का संयोजन क्या होता है। तो दोस्तों उसमें कार्बन, उसका संयोजन मतलब मिश्रण होता है ना। तो हाइड्रोजन होती है उसमें कार्बन और उसमें सी किसी गैस से दर्शाते हैं जिसको बोलते हैं, ऑप्शन डी आएगा ना इसमें, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। तीसरा है अगला क्वेश्चन कि आकृति में दिखाई गई ज्वाला का नाम क्या है। अब जो ज्वाला दिखाई गई आकृति में कौन सी ज्वाला है। दोस्तों इसको बोलते हैं तटस्थ लो, यानी कि नेचुरल फ्लेम। इस टाइप की ज्वाला को बोलते हैं नेचुरल फ्लेम। अगला क्वेश्चन, फिलर रोड का कौन सा आकार
8 mm मोटी वेल्डिंग प्लेट जिसमें वी आकार का एज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उसका आंसर आएगा दोस्तों 5.0 mm की व्यास वाले। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 50 mm जे पाइप को वेल्डिंग करने के लिए कितने सेगमेंट चुने जाते हैं? तो दोस्तों 4 सेगमेंट। आंसर आएगा ऑप्शन बी, 4 सेगमेंट चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है तो कोई प्लेट है जो किसी मोटाई की 6 mm के साथ एक 6 mm मोटाई के साथ एक पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों एकल वी टाइप की, यानी कि ऑप्शन ए आएगा इसका। और अगला क्वेश्चन है कि एक टी पाइप जॉइंट विकसित करते समय कितने समान विभाजन किए जाना चाहिए? एक टी पाइप का जॉइंट करते समय विकसित करते समय कितने समान विभाजन किए जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 12 बराबर विभाजन, है ना, यानी कि ऑप्शन डी आएगा इसका। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटी धातु कणों का नाम क्या होता है? जब हम वेल्डिंग करते हैं तो आर्क में जो धातु के कण निकलते हैं उनका नाम क्या होता है? तो दोस्तों उनका नाम होता है स्पेटर, यानी कि ऑप्शन बी स्पेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोइंग के लिए एक नोजल के निर्माण की पहचान कैसे होती है? गोइंग के लिए एक नोजल के निर्माण की पहचान कैसे होती है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा आधी तरफ से परिपत्र नोकदार 6 होल के साथ नोजल द्वार, जिससे हम उसकी पहचान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, AWF इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा फ्लक्स कोटिंग का प्रकार दर्शाता चौथा अंक जो होता है वो फ्लक्स कोटिंग का प्रकार दर्शाता है। अगला है कि यदि पाइप की मोटाई 5 mm से अधिक है तो पाइप वेल्डिंग बट जॉइंट के लिए बेवल कोण कितना होना चाहिए? बेवल कोण पूछा दोस्तों तो इसको बेवल कोण होना चाहिए 75 डिग्री का, लगभग 75 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य होता है? जिसको हम कौन सा स्टेनलेस स्टील है जिसको हम वेल्ड कर सकते हैं? तो इसका आएगा फ़ारेनहाइट प्रकार का, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट प्रकार का। अगला क्वेश्चन, कच्चा लोहा का पूर्व ताप या तापमान क्या होता है? कच्चा लोहा का पूर्व ताप या तापमान क्या होता है? दोस्तों इसका आंसर आएगा 200 से 310 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन ए कच्चे लोहे का पूर्व तापमान। अगला क्वेश्चन है, रूट रन क्या है? तो दोस्तों रूट रन क्या होता है? तो रूट रन होता है पहला रन ही रूट रन होता है ना, जो पहला रन कहलाता है वो क्या कहलाता है? रूट रन, ऑप्शन ए। आप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बेयर इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी बेयर इलेक्ट्रोड। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है? इलेक्ट्रोड के आकार की पहचान कैसे की जाती है? तो इसकी पहचान किया जाता है तो आंतरिक कोण तार के व्यास के द्वारा, आंतरिक कोण तार के व्यास के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मानक इलेक्ट्रोड लंबाई उपलब्ध होती है? मानक इलेक्ट्रोड लंबाई उपलब्ध होती है, तो मानक इलेक्ट्रोड की लंबाई कितनी उपलब्ध होती है? 500 से 600 mm के बीच में जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसकी लंबाई होती है 500 से 600 mm के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 0.8 mm के साथ हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या होना चाहिए? हेक्सा ब्लेड का ग्रेड चाहिए हमें तो फाइन, इसका आंसर आएगा ए, है ना, फाइन ग्रेड की हेक्सा ब्लेड। अगला क्वेश्चन है कि H1J1 के इलेक्ट्रोड वर्गीकरण में एक्स अक्षर क्या दर्शाता है? तो दोस्तों एक्स अक्षर रेडियोग्राफिक गुणवत्ता इलेक्ट्रोड दर्शाता है, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 0.3 से 0.6% तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेस धातु की सतह में बिना फ्यूज किए धातु के प्रवाह को क्या दोष कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ओवरलैप, जिसे हम कहते हैं ओवरलैप, है ना, कि बेस धातु की सतह में बिना फ्यूज किए धातु के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ओवरलैप।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दी गई आकृति में वेल्डिंग दोष किस प्रकार दिखाया गया है। अभी आकृति दी गई है, इसमें वेल्डिंग दोष को किस प्रकार दिखाया गया है। तो इसको ऑप्शन देखते हैं हम दोस्तों। इसको कहते हैं क्रैक। क्या कहते हैं इसको? क्रैक। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, क्रैक। अगला क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है। जब दोस्तों हम आर्क वेल्डिंग करते हो करंट कम होता है तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो उसमें होता है दोस्तों फ्यूजन की कमी, है ना, फ्यूजन की कमी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का कारण क्या है। हेयर लाइन का अलग होने का कारण दोस्तों इसका एक ही कारण तेजी से ठंडा होना, यानी कि ऑप्शन ए, तेजी से ठंडा होना। और अगला क्वेश्चन दोस्तों कि स्टील सामग्री का नाम क्या है जो वेल्ड करने योग्य नहीं है। तो दोस्तों उस आकृति का नाम क्या है जो वेल्ड करने योग्य नहीं है। तो इसका आंसर देखो, उच्च कार्बन स्टील को हम वेल्ड कर सकते हैं, मध्यम कार्बन स्टील को वेल्ड कर सकते हैं, आर्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील को भी हम वेल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा फेरेनहाइट और मार्टेनसिक स्टेनलेस स्टील, हम इसको वेल्ड नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन आएगा इसका डी, है ना। इसका नाम है फेराइट और मार्टेसिक स्टेनलेस स्टील। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि छोटे आकार के पतले पाइपों को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। छोटे आकार के पतले पाइप को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा पाइप कटर का, जिसे हम कहते हैं पाइप कटर, है ना। पाइप कटर के द्वारा हम पाइप को काट सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन थे आपके इस वीडियो में। अगले वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन और दिए जाएंगे जिसमें भी इस टाइप के मैकेनिकल या वेल्डेड ट्रेड के क्वेश्चन देंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और चैनल से जुड़े रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।